नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रंगभूमि, इसी का सारांश, कथानक या इसके अंतर वस्तु को समझ लेंगे। ये उपन्यास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी भी उपन्यास के सारांश को जान लेने से उस उपन्यास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर लिखना काफी सहज हो जाता है। साथ ही क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ी रचना होती है, इसीलिए इसके प्रमुख पात्रों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रमुख पात्रों से परिचित हो जाते हैं। तो इस उपन्यास का जो सर्व प्रमुख पात्र हैं या आप कह सकते हैं जो केंद्रीय पात्र हैं, वो है सूरदास, जो एक अंधा भिखारी है जिसके पास अपना पैतृक जमीन है और वो अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष करते रहता है मरते दम तक। वैसे ही सोफिया एक ईसाई महिला है जो विनय से प्रेम करती है और जनहित के लिए काम करती है। विनय सोफिया से प्रेम करने वाला युवक जो जनहित के लिए संघर्ष करता है, अर्थात ये सोफिया और विनय की जो जोड़ी है, ये दोनों ही मिलके समाज हित के लिए, जनहित के लिए काम करता है। भरत सिंह एक जमींदार है जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करता है। जाह्नवी जो रानी है, यह भी जनहित के लिए कार्य करती है। श्री सेवक एक ईसाई परिवार का सदस्य जो गांव के चरागाह पर सिगरेट का कारखाना लगाने के लिए अधीर है। आगे आप देखेंगे ये श्री सेवक, इसका भी रोल काफी महत्वपूर्ण है। वैसे ही प्रभु सेवक एक व्यक्ति जो सेवा समिति का प्रभारी बनता है और उसे राजनीतिक रूप दे देता है। ईश्वर सेवक, जैसा कि नाम में ही है, वो ईश्वर के भक्ति में लीन रहता है। जॉन सेवक जो एक पूंजीपति है जो सूरदास की जमीन को हड़पना चाहता है। राजा महेंद्र कुमार सिंह एक राजा जो जनता के हितैषी होने का ढोंग करता है। इंदु राजा महेंद्र सिंह की पत्नी और ताहिराली एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म भीरुता का प्रदर्शन करता है। तो ये हो गए मुख्य पात्र। इसके अलावा भी बहुत सारा पात्र है, लेकिन ये मुख्य पात्र है, इनको समझ लेने से ही आसानी से सारांश को समझा जा सकता है। तो रंगभूमि कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित सबसे बड़ा उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। यह उपन्यास औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण और गरीब लोगों की समस्याओं पर आधारित है। तो जो भी हम लोग पात्र से परिचित हुए, उसमें कुछ लोग थे जो सूरदास के जमीन को हड़पना चाहते थे, वहां पर सिगरेट का फैक्ट्री लगाना चाहते थे, अर्थात वो लोग कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के सपोर्टर थे और सूरदास अपनी जमीन को नहीं बेचने के पक्ष में होता है। यह उपन्यास एक अंधे भिखारी सूरदास के चारों ओर घूमता है जो अपनी पैतृक जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ता है। एक गरीबों की बस्ती, नाम है पांडेपुर, तो इसी गांव को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को लिखा गया है। तो इसी का प्रमुख पात्र सूरदास जो इसी पांडेपुर में रहता है और मुख्य नगर में उद्योगपति मिस्टर जॉन सेवक। तो ये दोनों के बीच में ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है इस उपन्यास में। सूरदास प्राचीन भारतीय परंपरा समाज की मानसिकता का प्रतीक है, जबकि मिस्टर जॉन सेवक पूंजीवादी भौतिक संस्कृति का। मिस्टर जॉन सेवक पांडेपुर की मुख्य सड़क से ही गुजर रहे होते हैं कि सूरदास की जमीन उन्हें दिख जाता है और उस जमीन को देखकर उनका पूंजीवादी मन ललचा उठता है, क्योंकि वे वहां पर एक सिगरेट का कारखाना लगाना चाहते हैं। मिस्टर जॉन सेवक सूरदास से जमीन के लिए बात करता है, लेकिन सूरदास बेचने से
इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह जमीन उसकी पुश्तैदी जमीन है, उसे यह उत्तराधिकार में मिली है और आगे भी उत्तराधिकार को ही यह जमीन मिलना चाहिए, उसे इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो एक पहला सोच है। दूसरा सोच है, वो सोचता है कि इस पर मंदिर और पक्के कुएं का निर्माण कराकर अपना नाम वो अमर करना चाहता है। साथ ही यह भूमि गायों के लिए एक चरागाह के समान है, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो ये सोच है सूरदास का। साथ ही साथ एक और भी समस्या है। उस जमीन को नहीं बेचने के पीछे सूरदास तर्क देते हैं कि अगर कारखाना लग जाए तो मोहल्ले की रौनक तो जरूर बढ़ेगी, रोजगारी लोगों का फायदा भी होगा, लेकिन जहां रौनक बढ़ेगी वहीं ताड़ी शराब का भी प्रचार बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि कस्बियां भी तो आकर बस जाएंगी, परदेसी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं, अर्थात इस तरह की सोच सूरदास रखते हैं। इस प्रकार सूरदास मात्र सिगरेट के कारखाने के विरुद्ध ही नहीं दिखाई देते, बल्कि संपूर्ण औद्योगिकीकरण के विरोध में ही बोलता हुआ नजर आते हैं। अतएव यहाँ स्पष्ट है कि उपन्यास विषय वस्तु का प्रमुख केंद्र औद्योगिकरण बनाम ग्रामीण समाज का विषय है, जिसमें सूरदास अपनी परंपरागत सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना चाहता है, जबकि पूंजीवादी हृदयहीन मिस्टर जनसेवक भौतिकवादी संस्कृति का सूत्रपात करने के लिए दृढ़ संकल्प होता दिखाई देता है। सूरदास के जमीन देने से इनकार कर देने पर मिस्टर सेवक उसे राजी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वह जमीन न बेचने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। नगर के शिक्षित और देश प्रेम की भावना रखने वाले लोग भी सूरदास का साथ देते हैं और बस्ती वाले भी उसकी इस प्रतिज्ञा में उसके सहयोगी होते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, अधिकतर लोग वो सूरदास के फेवर में ही है। लेकिन मिस्टर जनसेवक अपने पूंजीवादी चातुर्य को दिखाते हुए इन सब को युक्ति युक्त उत्तर देकर अपने पक्ष में करने के लिए क्षण भर की भी देरी नहीं लगाते। उनके उत्तर कृत्रिम नहीं लगते हैं, ऐसे होते हैं जो कि स्वार्थ और आत्मा दोनों को ही स्वीकार हो। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि वो इन लोगों को जो कि सूरदास के पक्ष में खड़े थे, इनको अपने पक्ष में कर ही लेते हैं। वे इसे देश और समाज के हित में बताते हैं और कुंवर सिंह जैसे देश प्रेमी वो भी इसके पक्ष में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में ही है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उसका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन को एक आदमी अच्छी तरह से बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। अर्थात कुंवर सिंह का कहना है कि जितना जमीन है उसमें तो घर के 1-2 सदस्य क्या कर सकता, बो सकता है, और बाकी सदस्य जो है वो उस सिगरेट के कारखाने में काम कर सकता है। इस तरह से लोगों को रोजगार मिल जाएगी, तो जो गरीबी का समस्या है ये हटेगा। तो भरत कुंवर सिंह की देश प्रेम की भावना से तुष्टिकरण हेतु बड़ी चतुराई से कहता है, हम देखते हैं इस देश में विदेश में करोड़ों रुपये के सिगरेट और सिगार आते हैं, अर्थात दूसरे देश से ये सब आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। अर्थात जो हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया, लगभग उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कारखाना लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सूरदास इसके विपक्ष में थे। वे चाहते थे कि नहीं, गांव में शांति बने रहे, बाहरी लोगों के आगमन से यहाँ पे अलग तरह का जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न न हो। तो इसी प्रकार पांडेपुर की जनता को भी शांत और तुष्ट करने का अवसर मिल जाता है और वह अपने पुत्र
प्रभु सेवक की उद्दंडता के लिए क्षमा मांगने पहुंच जाते हैं, तब वो सभी की शंकाओं के समाधान हेतु नायक राम, बजरंगी, ठाकुरदीन आदि को समझाते हुए कहते हैं कि यात्रियों के लिए सड़क के किनारे खपरेल के मकान बनवा दिए जाएंगे। कारखाने के अहाते में बजरंगी की गाय भी चर सकती है। फिर कभी तुम्हें अपना सारा दूध लेकर शहर जाना पड़ता है, हलवाई तुमसे दूध लेकर मलाई, मक्खन, दही बनाता है और तुमसे कहीं ज्यादा सुखी है। जब यहाँ कारखाना खुल जाएगा तो हजारों आदमियों की बस्ती हो जाएगी। तुम दूध की मलाई बेचोगे, दूध अलग अलग बिकेगा। इस तरह से तुम्हें दोहरा नफा होगा। तुम्हारे उपले घर बैठे बिक जाएंगे। अर्थात जिस दूध को बेचने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ता है, अगर कारखाना लग जाता है, हजारों लोग यहाँ आके रहते हैं, तो फिर तो तुम घर से ही अपना दूध बेच पाओगे, मलाई भी बेच पाओगे, यहाँ तक कि जो उपले बनेंगे उस उपले को भी तुम घर बैठे ही बेच पाओगे। तो इस तरह से लालच लोगों को वो दिखाते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनके बातों को मान भी जाते हैं। इसी तरह से ठाकुर दीन की पान की दुकान और जगधर की खोचों की बिक्री और भैरों की ताड़ी की बिक्री से दोगुनी चौगुनी आमदनी का लालच देते हैं और सभी के दिमाग में निजी हितों का बीज बो देते हैं और इन सब के साथ वहां मदरसा खोलने का भी आश्वासन देते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से ये लोगों को समझा चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को राजी कर चुके हैं यहाँ पे कारखाना खुलवाने के लिए। तो यह उपन्यास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां सूरदास अकेला खड़ा रह जाता है। कल तक जहां नगर के बुद्धिजीवी लोग और बस्ती के लोग सभी सूरदास के प्रति सहानुभूति जता रहे थे, उसके साथ चलने को तैयार थे, वहीं आज सब इससे अलग हो जाते हैं। लेकिन सूरदास भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अकेले ही संघर्ष करने का निर्णय लेता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जनसेवक अपने पूंजीवादी बुद्धि चातुर्य द्वारा म्यूनिसिपैलिटी और अंग्रेज सरकार को हजारों रुपये सालाना आमदनी का लड्डू दिखाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं और इसी प्रकार राजा महेंद्र कुमार और जिलाधीश मिस्टर क्लार्क को भी समझाने में सफल हो जाते हैं। तो ये तो जो ग्रामीण लेवल पे था उसको तो पहले वो समझा ही लिए थे, वो अंग्रेज सरकार को भी समझाने में सफल हो गया कि इससे सरकार को हजारों रुपये का आमदनी होगा। और जो राजा थे महेंद्र कुमार और यहाँ तक कि जिलाधीश मिस्टर क्लार्क जो कि अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्हें भी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है। और इधर सूरदास संघर्ष के लिए अकेले ही तत्पर रहते हैं। ऐसे में मिस्टर जॉन सेवक की पुत्री सोफिया पिता के खिलाफ सूरदास के साथ खड़े होने का निर्णय लेती है। और चूंकि पूंजीपति मिस्टर जनसेवक के लिए पुत्र पुत्री भी अपने स्वार्थों की सिद्ध करने के लिए उपादान मात्र है, इसी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो अपनी पुत्री सोफिया को मिस्टर क्लार्क से संबंध बढ़ाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, जबकि सोफिया मिस्टर क्लार्क को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन सोफिया सूरदास प्रकरण में इस बात का फायदा उठाती है। मिस्टर क्लार्क जो कि जिलाधीश हैं, जिसको भी मिस्टर जनसेवक को अपने पक्ष में करना था और पक्ष में करने के लिए अपनी बेटी को भी उससे संबंध बढ़ाने के लिए कहती है। और सोफिया को एकदम पसंद नहीं था ये मिस्टर क्लार्क, लेकिन इस प्रकरण में जबकि वो सूरदास के फेवर में खड़ी है, तो वो मिस्टर क्लार्क के संपर्क में आती है और वो मिस्टर क्लार्क को सूरदास के पक्ष में करने का निर्णय ले लेती है। इधर सूरदास नगर में घूम घूम कर मिस्टर जनसेवक और राजा महेंद्र के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके कृत्यों के विषय में आम लोगों को अवगत कराता है। इससे उन लोगों की बहुत बदनामी होती है। और इधर दूसरी तरफ सोफिया
मिस्टर क्लार्क को सूरदास के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार कर लेती है। मिस्टर क्लार्क सोफिया के प्रभाव से एक आदेश देकर बोर्ड के प्रस्ताव को निरस्त कर देते हैं, जिससे सूरदास अपने मूल्यों के संघर्ष में विजित होता है। अर्थात ये जिलाधीश जो प्रस्ताव था उसको निरस्त कर देते हैं कि नहीं, सूरदास का जमीन का अधिग्रहण आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए सूरदास जीत जाता है, लेकिन यह विजय स्थायी विजय नहीं होती, क्योंकि मिस्टर जनसेवक घायल सांप की तरह फुफकारता है। अर्थात वो चुप नहीं बैठता है कि चलो हार गया, वो चुप नहीं बैठता है, फिर से वो जुगाड़ लगाते रहता है कि किस तरह से उस जमीन को हड़पा जाए। इसके पश्चात वो जमीन पाने के लिए पुनः सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले वो राजा महेंद्र कुमार द्वारा मिस्टर क्लार्क के विरोध में गवर्नर के पास अपील भिजवाता है। नहीं, मिस्टर क्लार्क जो जिलाधीश है जिसने कैंसिल कर दिया था, तो उसके खिलाफ गवर्नर के पास अपील भिजवाता है। तत्पश्चात अखबारों में इसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क होता है और आखिरकार डॉक्टर गांगुली और कुंवर भरत सिंह मिस्टर जनसेवक के पक्ष में खड़े होते हैं और साल भर की जद्दोजहद के पश्चात मिस्टर जनसेवक को वो जमीन मिल ही जाता है, क्योंकि जो मिस्टर क्लार्क थे उसको कार्यवाही के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात उसका ट्रांसफर ही कर दिया जाता है उस जिलाधीश का। और सूरदास चुपचाप खड़ा देखता रह जाता है और विरोध में कुछ भी नहीं कह पाता। इस तरह सत्ता पक्ष मिस्टर जनसेवक के पक्ष में आकर उसे विजयी बना देता है। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। कथा में एक नया मोड़ तब आ जाता है जब कारखाने का निर्माण कार्य शुरू होता है। बाहर से बहुत से लोग आकर बस्ती में किराए के मकान लेकर बस जाते हैं और वही सब प्रत्यक्ष होने लगता है जिसकी शंका सूरदास के माध्यम से लेखक ने जताई थी। गांव में परदेसी मजदूर आ गए, जिन्हें न तो बिरादरी का भय था और न ही संबंधियों का लिहाज। दिन भर तो मिल का काम करते और रात को ताड़ी और शराब पीते। जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर कुलटाएं भी आ पहुंचती थी। मतलब जो पहले सूरदास सोचे थे वही सब अब वास्तव में होने लगा, जिसके कारण किशोरों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। बस्ती के लोग नाराज होने लगे। कारखाने के मजदूर राह आती जाती औरतों पर अश्लील फब्तियां कसने लगे। एक दिन जब सूरदास ने मिल मजदूरों को उसके इस कृत्य के लिए फटकारना चाहा, तो उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। इन सब हरकतों की खबर मिस्टर जनसेवक के कानों तक भी पहुंची और उन्होंने इस समस्या को जड़ से मिटाने का निर्णय लिया। उन्होंने पांडेपुर की बस्ती को ही खाली करवाने का निश्चय कर लिया। अर्थात पांडेपुर के जो लोग हैं उसे विस्थापित कर दूसरे जगह बसा देने का प्लान उन्होंने किया। उनके लिए यह कार्य एकदम कठिन नहीं था, क्योंकि जिन नियमों और कानूनों का सहारा लेकर उन्होंने सूरदास की जमीन हथियाई थी, उसी सहारे बस्ती खाली करवाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस्टर जनसेवक बस्ती को खाली करवाने का आदेश प्राप्त कर लेते हैं और राजा महेंद्र कुमार आदेश का पालन करवाने हेतु बस्ती जाते हैं और पांडेपुर के लोगों को समझाते हैं कि यह सरकार का काम है, वो तो सिर्फ एक सरकारी हुक्म की तालीम हेतु आया है। अर्थात वो तो सरकार का ऑर्डर लेके आया है। बस्ती के लोग धीरे धीरे बस्ती को खाली करने लगते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सूरदास अपनी झोपड़ी छोड़ने और मुआवजा की रकम लेने से मना कर देता है और नगर के लोग भी सूरदास के इस फैसले का समर्थन करते हैं। मतलब एक बार फिर से अब कुछ लोग सूरदास के तरफ में आ जाते हैं, उसके समर्थन में आ जाते हैं। तब प्रशासन को बाधित होकर पुलिस बुलानी पड़ती है
अब तक मिस्टर क्लार्क भी, अर्थात जो जिलाधीश था, वो भी अपने पुराने पद पर आ चुके हैं और कार्यवाही के लिए वही आते हैं और वहां सूरदास पर गोली चला देते हैं। सूरदास की मृत्यु हो जाती है। चारों ओर उसके प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ती है। बात उठती है उसकी मूर्ति स्थापना की, जिसमें मिस्टर जनसेवक भी स्वेच्छा से 1000 रुपया देते हैं। मूर्ति स्थापित हो जाती है, लेकिन राजा महेंद्र कुमार सूरदास के इस सम्मान को सह नहीं पाते और वह उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं और उसी के नीचे दबकर मर जाते हैं। मिस्टर जनसेवक अपनी पूंजीवादी हृदयहीनता के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाते हैं और लाभ कमाते हैं या नहीं, इसमें लेखक को संदेह है। ऐसा नहीं है कि उपन्यास में सिर्फ सूरदास और मिस्टर जनसेवक की ही कथा है। इस मुख्य कथा के साथ साथ उपन्यास में छोटी बड़ी अवान्तर कथाएं भी है, जैसे कि सोफिया और विनय की प्रेम कथा, इंदु और राजा महेंद्र कुमार की कथा, विनय के राष्ट्र प्रेम की कथा। लेकिन ये सभी कथाएं कहीं ना कहीं आकर मुख्य कथा के विकास में सहायक होती है। इस प्रकार उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु मिस्टर जनसेवक और सूरदास के बहाने औद्योगिकरण बनाम ग्रामीण समाज, इसी को समझने पर आधारित किया गया है। तो ये था रंगभूमि नामक उपन्यास का सारांश। ऐसे ही अन्य उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के सारांश के लिए इस वीडियो के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इग्नू के विभिन्न कोर्सेज का वीडियोस इस चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।